नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं और उस सीरीज को पूरी तरह से समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये समझ सकें कि जो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, उसके बारे में हमें कैसे पता चला। क्योंकि जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, वो पूरा का पूरा जो सीरीज है वो चार्ज के इर्द गिर्द ही घूमता है और उसमें जितने भी डेरिवेशंस करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी थ्योरम आएंगे, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें पता चला कि जो हमारा मैटर है उसमें मास, वॉल्यूम, इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अलावा एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो कि होता है चार्ज। तो हम ये समझेंगे कि आखिर हमें ये रियलाइजेशन कैसे हुआ कि किसी भी दिए हुए मैटर में दूसरे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अलावा चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है, और उससे कुछ दूरी पर, क्योंकि जब चार्ज के बारे में हम पता कर रहे थे उसके पहले ही हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चल चुका था। ठीक है, तो सेटअप में क्या किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन लिया गया और उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन को r डिस्टेंस पे रखा गया। ठीक है, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, जो कि मैंने यहाँ डिनोट किया है FEE से, वो निकाला गया। ठीक है, और वो किसी प्रोसीजर से निकाला गया होगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है कि उस टाइम तक हमें पता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई चीज है और उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G me इंटू me बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो सेपरेशन का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे r है। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता था, तो हमने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन लिया, उनको आमने सामने रखा r डिस्टेंस पे। ये r जो भी था उसको कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो और जो Fg हमने पाया, तो हमें क्या मिला कि ये जो Fg था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था इन दोनों के बीच में, और जो इंटरैक्शन फोर्स था, ये आपस में क्या था, बराबर नहीं था। ठीक है, फिर क्या किया कि प्रोटॉन लिया और एक और प्रोटॉन लिया, उसको भी वैसे ही r डिस्टेंस पे रखा गया। ये डिस्टेंस बराबर है और उनके बीच का इंटरेक्टिव फोर्स कैलकुलेट किया गया, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया गया G mp इंटू mp, जहां पे mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और फिर पाया गया कि ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि एक न्यूट्रॉन लिया, उसके सामने r डिस्टेंस पे एक न्यूट्रॉन रखा और देखा इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स, और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट किया, जो कितना आया, G mn इंटू mn डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या पाया कि इस सिनारियो में ये बराबर हो गया। ठीक है, फिर क्या किया, एक न्यूट्रॉन लिया और प्रोटॉन लिया, और फिर उनके बीच में क्या किया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्टिव फोर्स निकाला और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, जो कितना होगा, G mn इंटू mp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और क्या पाया कि इस केस में भी ये दोनों जो फोर्स थे ये बराबर हुए। ठीक है, फिर क्या किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लिया, उनके बीच में फिर से निकाला इंटरेक्टिव फोर्स और उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से निकाला गया, जो कि होगा G me mp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और पाया गया कि इस सिनारियो में भी ये दोनों बराबर नहीं थे। फिर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये तो सिमिलर केस हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको हटने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाला ही केस हो गया। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि इन दो केसेस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था, वो जो टोटल इंटरेक्टिव फोर्स था उन दोनों ही गिवन मासेस के बीच में, वो बराबर नहीं हो रहा था। तो लगा लोगों को रियलाइजेशन इसकी वजह से हुआ कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो किसी भी दो मैटर के बीच में इसलिए लगता है क्योंकि वो दोनों मैटर जो है उनके अंदर मास होता है, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बट न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को जब आमने सामने रख रहे थे उस टाइम पे हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था और उनके बीच का इंटरैक्टिव फोर्स वो बराबर आ रहा था। क्यों? क्योंकि या तो दोनों बॉडी पे चार्ज नहीं था या तो किसी एक बॉडी पे चार्ज नहीं था, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा था। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन आमने सामने थे, जब दो प्रोटॉन आमने सामने थे या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन आमने सामने थे, उस टाइम जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे थे जो कि होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मास, और जो उनका इंटरैक्टिव फोर्स आ रहा था वो आपस में बराबर नहीं आ रहा था। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कहीं ना कहीं जो हमारा मैटर होता है उसमें मास, वॉल्यूम, इन सब चीजों के अलावा कोई एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसे दोस्तों चार्ज का नाम दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से हमें समझ में आया कि कोई भी गिवन जो मैटर है उसमें उसके अदर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अलावा उसमें एक चार्ज भी एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक बार हमें समझ में आ गया कि भाई कोई भी मैटर में चार्ज भी डेवलप कर सकता है, तो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड का जन्म हुआ और उसमें बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए गए, बहुत सारे थ्योरम डेवलप किए गए, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से चार्ज का जन्म हुआ, उसके बाद उसके ऊपर हम बिल्ड ऑन करते गए और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड डेवलप हुआ, जिसके बेसिस पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आज जो आप देख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में जो कि ऑपरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पर ही चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वीडियो था इसमें मेरा मकसद ये बताने का था कि कैसे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप शुरू करते हैं तो वहां एक चार्ज एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसको आपको काफी डील करना है। तो ये चार्ज कहाँ से आया, कैसे हमें पता चला कि किसी भी गिवन मैटर में चार्ज भी होता है, क्योंकि उस समय तक हमें ऑलरेडी ये पता था कि हाँ कोई भी गिवन मैटर में मास होता है, तो मास की वजह से वो जो मैटर्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जब देखा गया कि जब ये इनकंसिस्टेंसी पाई गई कि जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं कुछ केसेस में वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर नहीं आ रहे हैं, तो समझ में आया कि हो ना हो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स काम कर रहा है। और वो फोर्स काम क्यों कर रहा है? क्योंकि जो गिवन मैटर्स हैं उनमें मास के अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि इस केस में हमारा क्या था, चार्ज था। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों जो अगला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो दोस्तों देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन फाउंड इन आवर यूनिवर्स। एक तो होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दोस्तों तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे होते हैं? तो दोस्तों आपको पता है फंडामेंटली कोई भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है, और जो एटम्स होते हैं वो उनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों किसी भी मैटर में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को आर्बिट्रेरली हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और ये पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है, मतलब कि एक कन्वेंशन है जो साइंटिफिक दुनिया ने माना है कि हम इलेक्ट्रॉन को मानेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन को मानेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक बार ये अंडरस्टैंडिंग बन गई, होता क्या है, तो किसी भी मैटर में अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए तो जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वो पूरी पूरी बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। उसी तरह से अगर किसी भी बॉडी में किसी भी प्रोसेस के कारण या किसी इवेंट के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से अगर कम हो जाते हैं तो क्या होगा, वो बॉडी जो है ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट जो जानने का है वो ये है कि जो हम चार्ज डेवलप करते हैं, जो चार्ज हम डेवलप करते हैं ना, वो बेसिकली कैसे करते हैं, वो करते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही क्यों करते हैं, आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई प्रोटॉन का एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं, प्रोटॉन को भी किसी में ऐड कर दो, हटा दो, और तो उसका चार्ज बदल सकता है। तो उसका कारण ये है कि आपको पता होगा कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करते हैं आउटसाइड सेल में, वेयर एज जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके न्यूक्लियस में बैठे होते हैं। इसलिए जो प्रोटॉन है वो बहुत ही स्ट्रांगली जो है बाइंडेड है उसके न्यूक्लियस के साथ, तो वो मूव ज्यादा कर नहीं सकता, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा फ्री होते हैं, तो इसकी वजह से किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना कंपैरेटिवली इजियर है, और इसी के वजह से जो नेट चार्ज डेवलप होता है वो केवल और केवल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो होता क्या है कि अगर हमें नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है, अगर हमें नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो क्या करेंगे, किसी भी बॉडी में हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इसमें ट्रांसफर कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी इस बॉडी में होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो बॉडी है क्या है, ये क्या होगा इस बॉडी के साथ, ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, निगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, किसी भी बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे। तो उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इस बॉडी में बचे हुए हैं वो क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये जो बॉडी है ये क्या होगी, ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है वो ये है कि जो चार्ज डेवलप होता है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से ही होता है, ठीक है। तो एक बार हमें समझ में आ गया कि भाई चार्ज कितने प्रकार के, चार्ज का टाइप क्या होता है, कितने प्रकार का चार्ज होता है, एक होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। चार्ज को हम डेवलप कैसे करते हैं, दैट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद जो अगला चीज हमें समझना हो ये है कि चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चार्ज को डिफाइन करते हैं, या चार्ज का बोलिए जो एसआई यूनिट है, मतलब कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल मास है, मास को आप केजी में मेजर करते हो, वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में मेजर करते हो, जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर की। उसी तरह से हमें ये भी तो एक कोई यूनिट चाहिए जिसका हम यूज करके चार्ज को मेजर कर सके, तभी तो बता सकते हैं कि भाई ये जो बॉडी है ये इतने पॉजिटिवली चार्ज है, बट कितना पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपको बताने के लिए कोई यूनिट चाहिए जिससे कि आप मेजर कर सके। जैसे कि आप जैसे आपके पास दो बॉडी है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप कैसे बताइए कि कौन सा बॉडी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए। तो जो चार्ज के लिए जो एसआई यूनिट होता है ना वो होता है, थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या है, एसआई बोलो तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, वो है कूलम, और इसको एब्रिविएट करते हैं कैपिटल सी से। तो कूलम क्यों, क्योंकि कूलम क्या है, कूलम एक साइंटिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आगे आप पढ़ेंगे भी, उनका एक लॉ है बहुत बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि बहुत ही फंडामेंटल लॉ, पहला लॉ है जो आप पढ़ेंगे, जिसके बेसिस पे बहुत सारे और भी जो कॉन्सेप्ट्स है वो डेवलप किए गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनके नाम पर, कूलम के नाम पर जो है चार्ज का एसआई यूनिट रखा गया है, ठीक है। एक तो हो गया ये। दूसरा जो हमें याद करने की जो चीज है वो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों, क्योंकि यही यूनिट है जिसका यूज करके अपन चार्ज को मेजर करते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जरूरी नहीं है याद रखना, एग्जाम में तो दे देता है वैसे वैल्यू, बट अगर याद रख सकते हो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको याद रखना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है।
तो अब ये तो हो गया कूलम। अच्छा, कूलम का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है, वो क्या है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कि अगर कोई पूछे कि ठीक है आप बोल रहे हो कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है, बट कूलम क्या है, व्हाट इज कूलम? तो कूलम को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि आपको याद रखना होगा। वो ये है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज चार्ज फ्लोइंग 1 coulomb of charge flowing through 1 coulomb each 1 coulomb, सॉरी फिर से लिखता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। 1 coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second if the electric current in the wire is the same wire and the wire is 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर का यूज करके हम डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर और 1 सेकेंड, इन दोनों का यूज करके अपन डिफाइन करते हैं क्या, 1 कूलम चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो इसको आप बस याद करके रट्टा मार सकते, फिलहाल के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको फिर समझना पड़ेगा कि एम्पियर क्या है। एम्पियर एक्चुअली में यूनिट होता है करंट का, बट वो आगे आएगा कि एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक बार वो समझ जाएंगे तो आप वापस आके ये भी समझ सकते हो कि भाई कैसे 1 एम्पियर और 1 सेकंड का यूज करके 1 कूलम को डिफाइन किया गया था। बट फिलहाल के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो इसको याद भी रखना चाहिए। तो ऐसे हम कूलम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बहुत सारे और बहुत मतलब पूरा का पूरा ये सीरीज बनेगा, जिसमें पूरा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद गॉस लॉ, ये सब कवर करूंगा, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो उसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज, अगर आपको समझ में आ रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियोस, क्योंकि इसकी वजह से हमारा हौसला बढ़ता है और हम मोटिवेट होते हैं और सारे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।